Hello everyone, I'm Dharmesh Jinagal from IIT Bhilai and I welcome all of you on the YouTube channel of Kinetics Chemistry. आज के इस लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि नेम रिएक्शन कराते कराते हम ये केमिकल काइनेटिक्स की तरफ क्यों आ गए। एक्चुअली बात कुछ यूं है कि जो मेरी नेम रिएक्शन सीरीज चल रही थी उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो रहा था क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं रही थी, है ना। तो मैं उसके साथ जनरली थोड़ा सा बोरिंग फील करने लग गया था, इसलिए मैं अपनी नई एनर्जी के साथ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि हम नेम रिएक्शन को छोड़ ही देंगे, हम नेम रिएक्शन को भी दोबारा से शुरू करेंगे। जहां से वो खत्म हुई है उसी के साथ वहीं से इसी के पैरेलल में हम शुरू करेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा बोरिंग फील करने लग गया था और दूसरा कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो गया था क्योंकि वो सीरीज जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को आगे से आगे शेयर करेंगे जिससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो, एनर्जी मिले मुझे, है ना। इसी के साथ साथ तभी मैं आपके लिए नए से नया एक बढ़िया से बढ़िया एक से एक बढ़कर चैप्टर आपके लिए लेकर आ पाऊंगा आपकी तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम नेम रिएक्शन छोड़ रहे हैं, हम नेम रिएक्शन भी जारी रखेंगे। साथ ही साथ हम केमिकल काइनेटिक्स नई एनर्जी के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो केमिकल काइनेटिक्स होगी कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड होगी। मतलब जो आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जो जो केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है सारा का सारा यहाँ जीरो से लेकर टॉप तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ जेई और नीट में भी आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ सब कुछ कराऊंगा, तो उससे रिलेटेड भी आपके लिए जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो केमिकल का मतलब तो सबको पता है, काइनेटिक्स का मतलब क्या है। काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड। ओके, काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड। जैसे कि कोई गाड़ी चलती है तो हम उसकी स्पीड देखते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि आर से कोई रिएक्शन जा रही है, आर से पी बन रहा है, इसका मतलब आर से पी बन रहा है तो इस रिएक्शन की कोई ना कोई स्पीड हो रही होगी, है ना। कोई ना कोई स्पीड हो रही होगी, कितनी जल्दी आर से पी बन रहा है। तो वो सारी स्पीड से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम इसी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के क्या क्या फायदे। पहला फायदा हमारा ये है, हमारा पहला फायदा ये है कि इससे हम स्पीड का अंदाजा लगा लेंगे कि अगर कोई फैक्टर कहीं इस रिएक्शन में कहीं कोई चीज ऐसी है जो इसकी स्पीड को कम कर रही है, तो हम उस चीज को हटा सकते हैं। इसकी स्पीड क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। हम इस रिएक्शन की स्पीड क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं वाया कैटालिसिस, टेम्परेचर बढ़ा के या प्रेशर के रिगार्डिंग, जैसी भी हम कंडीशन देना चाहें इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा हमें इससे क्या पता लगेगा, दूसरा हमें इससे पता लगेगा रिएक्शन के मैकेनिज्म का थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो सकता है ना। हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंजेस भी ला सकते हैं। हम इसके मैकेनिज्म से भी हमें थोड़ा अंदाजा हो सकता है कि कोई रिएक्शन है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है या एक से ज्यादा स्टेप में वो कंप्लीट हो रही है। तो ये चीजें हमें इससे केमिकल काइनेटिक्स से पता लग सकती है। इस चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने इंडेक्स यहाँ आपके सामने लिख दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम उस रिएक्शन का ऑर्डर भी पढ़ेंगे। ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डर होता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी रिएक्टेंट है उन पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। जैसे देखें, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर बनाते हैं मान लीजिए सी। तो इस रिएक्शन का जो ये रेट है, इस रिएक्शन का जो ये रेट है वो ए पे कैसे डिपेंड करता है, बी पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब उसका जो ऑर्डर है जो हम आगे जाके बात करेंगे वो कैसा है, ये भी बातें हम यहाँ करेंगे। उसके अलावा अगेन हम कंसंट्रेशन, जो ए और बी की कंसंट्रेशन है इनका कैसे कैसे इफेक्ट बढ़ेगा। ए को बढ़ाऊंगा तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बी को बढ़ाऊंगा तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन सब चीजों को भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, इसी चैप्टर में कवर करेंगे, है ना। यहाँ कंसंट्रेशन के साथ साथ हमें यहाँ से एक चीज मिलेगी बहुत ही ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, रेट लॉ। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो हिंदी में हम उसको बोलते हैं वेग नियम, है ना। रेट लॉ हम यहाँ से पढ़ेंगे जो हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा आगे चलें तो रिएक्शन के रेट पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट है वो भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से हमें एक बहुत ही ज्यादा इक्वेशन मिलती है इम्पोर्टेंट, आर्हेनियस, आर्हेनियस इक्वेशन हमें यहाँ से मिलती है ना।
आर्हेनियस इक्वेशन हमें यहाँ से मिलती है, जो होती है k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आप देख रहे होंगे ये क्या है, तो ये जो इक्वेशन आगे की फर्दर क्लासों में हम इसको कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से, है ना। आगे जो मैंने लिखा है कि कैटालिस्ट जो उत्प्रेरक होता है, आपने सुना होगा कि पॉजिटिव कैटालिसिस होते हैं वो रिएक्शन की रेट को जनरली बढ़ा देते हैं। कैटालिस्ट अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें तो ये एंजाइम होते हैं, है ना। तो जो कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट पे कैसे इफेक्ट करेंगे हम ये भी देखेंगे। और यहाँ से हमारा जो नया फंडामेंटल चीज निकलेगी वो हमारी चीज निकलेगी एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। ओके। और साथ ही साथ एंड में हम बातें करेंगे कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी की, कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है कि जैसे इस रिएक्शन में ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा है ए प्लस बी गोज फॉर सी। तो कोई भी रिएक्शन होती है ना, उसमें जो रिएक्टेंट के पार्टिकल है वो आपस में सबसे पहले टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं। अगर ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये दोनों पास ही नहीं आएंगे। अगर ये दोनों पास ही नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। अगर पास ही नहीं आएंगे तो इनके बीच कुछ होगा ही नहीं, तो ये प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। इसलिए पहले इस रिएक्टेंट को और इस रिएक्टेंट को पास तो आना पड़ेगा। इसी को ही हम बोलते हैं कोलिजन, है ना। इसी को ही हम बोलते हैं कोलिजन। तो इस रिएक्टेंट को भी थोड़ा चलना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए, इसको भी चलना पड़ेगा, यहाँ है तो इनको चल के यहाँ आना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो जितना ज्यादा चलेगा उसमें कोलिजन होने की जो टेंडेंसी है या कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा रहेगी। जितने ज्यादा कोई चलते फिरते रहेंगे कोलिजन होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा रहेगी। इसका मतलब गैसेस जो होती है गैस, उनके पार्टिकल आपको पता है कि इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। अब जितने वो इधर उधर घूमेंगे उतनी ज्यादा इनमें टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो गैस होती है वो हमेशा ही सबसे ज्यादा क्या करती है, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन गैस गैसियस रिएक्टेंट्स का हमेशा ही ज्यादा होता है। ये आपको मैंने यहीं से शुरू अच्छी सी बात बता दी है। ये तो था आपका इंडेक्स, ये तो था आपका इंडेक्स, इतना तो हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम दो तीन चीजें और करेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे, प्राइमरी रिएक्शन भी पढ़ेंगे, और मोलिक्यूलैरिटी भी हम यहीं पढ़ेंगे। वो छोटी छोटी चीजें हैं, साथ साथ हम कवर करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, देखें कि कोई रिएक्टेंट है जैसे आर, आर से जा रहा है कहाँ, पी में। ओके, हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी रिएक्शन की स्पीड ही तो है। मैंने अभी बताया कि कोई रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, कितनी धीरे हो रही है, यही तो हम काइनेटिक्स में देखेंगे। काइनेटिक्स बेसिकली है क्या, स्पीड ही तो है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, स्पीड से। तो यहां से मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंसंट्रेशन में चेंज। अब यहाँ डिस्टेंस तो है नहीं, अब यहाँ डिस्टेंस की बातें तो करेंगे नहीं, कंसंट्रेशन की बातें करेंगे। किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इन्हीं की तो बातें करेंगे, कंसंट्रेशन की बातें करेंगे, है ना। तो लिख रहा हूं देखें, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी यही होगी, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन में ही चेंज होगा, डिस्टेंस तो यहाँ है नहीं रिएक्शन में। तो कंसंट्रेशन ये है कि पहले 10 मोलर थी, बाद में 2 मोलर बच गई। देखें T इज इक्वल्स टू जीरो पे मान लीजिए ये क्या था, 10 मोलर था, तो ये क्या था, जीरो। अब T इज इक्वल्स टू टी 1/2 पे, मतलब थोड़ा सा टाइम बीता, उस कंडीशन में ये मान लीजिए 5 मोलर हो गया, तो ये भी 5 मोलर बन जाएगा। ठीक है। अब T इज इक्वल्स टू टी जो कंप्लीशन टाइम है, ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है उस कंडीशन पे ये जीरो बच जाएगा, ये 10 मोलर बच जाएगा, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ डिस्टेंस में तो चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं लिखूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, टाइम। अब कंसंट्रेशन ऑफ आर, अगर मैं आर के चारों ओर ऐसा अगर स्क्वायर ब्रैकेट बना दूं, ऐसे आर लिखूं और इसके चारों ओर स्क्वायर ब्रैकेट बना दूं, तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आर। ओके। अगर मैं ऐसे P लिखूं और इसके चारों ओर स्क्वायर ब्रैकेट बना दूं, तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ P।
अब आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इस रिएक्शन में क्या होगा कि आर की कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, पहले 10 थी, फिर 5 हुई, एंड में 0 हो जाएगी। पी की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पहले 0 थी, फिर 5 हुई, फिर 10 हुई। मतलब जो भी अभिकारक होंगे, जो भी रिएक्ट करने वाले रिएक्टेंट होंगे, उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जबकि जो प्रोडक्ट होंगे, जो शुरू में तो 0 था, बाद में उसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो मैं देखें, जब टाइम था 0, उस कंडीशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो मान लीजिए आर नोड थी, आर नोड थी, है ना, आर नोड थी। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या थी, सबसे ज्यादा पहले थी, जो कितनी थी, आर नोड लिख रहा हूं मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा थी। अब ये धीरे धीरे आपको पता है कि ये होती जाएगी कम, धीरे धीरे आपको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। वैसा ही सेम ग्राफ मैं किसके लिए बनाऊंगा, अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बनाऊं तो एक बार मैं इनको साफ कराऊंगा ना। ऐसा ही सेम ग्राफ अगर मैं बनाऊं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो ये तो आ गया टाइम और ये आ गया प्रोडक्ट। इसके चारों ओर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब मैं बातें कर रहा हूँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की। ओके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की। तो पहले प्रोडक्ट क्या था, जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट भी तो 0 था, जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट 0 था, है ना। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 0 से 5, 5 से 10, मतलब शुरू कहानी कहाँ से होगी, मतलब शुरू तो कहानी यहाँ से होगी। देखें, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ऐसा फुल बढ़ जाएगा, ये कंप्लीट बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल इजी सी बातें थी कि रिएक्टेंट पहले 10 से 5 से 0 आ रहा था, तो सबसे पहले ज्यादा था, फिर कम होता जा रहा है टाइम के साथ। इधर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये कम होता जा रहा है, देखें ऊपर से नीचे आ रहा है, कम होता जा रहा है। जबकि ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है, पहले 0 था और बाद में एंड में बहुत ही ज्यादा हो गया। ओके, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो अब मैं लिख रहा हूँ इनका रेट ऑफ रिएक्शन अगली स्लाइड पे, इतनी चीज आप ध्यान से देखें। अब अगर मैं इनका लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसी थी, रिएक्शन थी आर गोज फॉर पी, आर गोज फॉर पी। अब देखें, इनका मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, इस पेन से मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा आर, आर की कंसंट्रेशन में चेंज होगा, अपॉन डेल्टा टी, टाइम में जो चेंज होगा, यही तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने बोला था कि जो आर ओ आर होता है वो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। तो कंसंट्रेशन में चेंज के लिए मैंने डेल्टा लगाया है, टाइम में चेंज के लिए मैंने डेल्टा लगाया है, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने देखा कि ये जो आर है, आर की कंसंट्रेशन हमेशा ही क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ हम डरेंगे नहीं और नेगेटिव साइन लगा देंगे, नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आर की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा पी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब पी की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा टी, टाइम में चेंज। अब आपको पता है कि पी पहले क्या था, 0 था, 0 से बढ़ता हुआ ऊपर चला जाता है, 0 से हमने ग्राफ बनाया जो हमेशा बढ़ता है। तो यहाँ मैं हमेशा ही प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगा दूंगा, यहाँ मैं हमेशा ही प्रोडक्ट के लिए लगा दूंगा क्या, पॉजिटिव। तो हमें क्या लिखना आ गया, हमें लिखना आ गया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें लिखना आ गया। ठीक है, इसी के साथ मैं एक और चीज यहाँ एक और इक्वेशन लिखता हूँ, जो इक्वेशन कैसी है, 3a, कैपिटल लिखता हूँ ना। देखें, अगर मैं लिखूं 2a प्लस 3b गोज और 1c प्लस 2d। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ये इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपको पता है कि डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, अपॉन डेल्टा क्या, टी आ जाएगा, अपॉन डेल्टा क्या, टी आ जाएगा। माइनस का निशान लगाना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, इसलिए माइनस तो हमें लगाना पड़ेगा, रिएक्टेंट के लिए हमेशा ही माइनस लगता है। साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन क्या, डेल्टा टी। यहाँ भी क्या आएगा, माइनस हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है। इसके इक्वल में एक और रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम, ये तो था, इतना तो था क्या, इतना तो था रिएक्टेंट की टर्म में। अब प्रोडक्ट की टर्म में भी हम लिख रहे हैं, देखें, प्रोडक्ट की टर्म में मैं इस पेन से लिख देता हूँ,
कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, निशान किसका, पॉजिटिव का, और ये जो बराबर होगा किसके होगा, अगेन डेल्टा डी, चारों ओर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना क्या है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब कंसंट्रेशन हो गई है ये, है ना। डेल्टा टी यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ आई। अब देखें, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है ना, तो ये जो कोएफिशिएंट आगे हुए हैं ना, देखें, ये तो एक ए के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गई, दो ए के लिए दो ए है, तो इस टू को यहाँ डिवाइड में हम लिखेंगे कैसे, यहाँ हम डिवाइड में टू जरूर लिख देंगे इस पेन से, हम यहाँ टू जरूर लिख देंगे। आगे वाले के देखें, इसके मल्टीप्लाई में थ्री है, थ्री मोलिकुलरिटी बी के कितने कितने मोलिक्यूल हैं, थ्री मोलिक्यूल हैं, तो यहाँ हम थ्री लगा देंगे कैसे, यहाँ हम लगा देंगे थ्री। अगेन सी की मोलिकुलरिटी क्या है, सी के कितने मोलिक्यूल, वन मोलिक्यूल, तो यहाँ हम लगाएंगे वन, इस पेन से लगाएंगे हम क्या, वन। ओके, अगेन देखें, यहाँ कितने हैं, दो मोलिक्यूल हैं बी डी के, तो यहाँ हम लगाएंगे कितना, टू, यहाँ हम लगाएंगे कितना, टू। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये हम क्यों लगा रहे हैं, ये हम क्यों लगा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि ये हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, ये हम क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन रफ वर्क कर रहा हूं मैं, है ना, रफ वर्क मैं कर रहा हूं, माइनस डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन क्या, डेल्टा टी। ये तो था, जो मैंने ये लिखा, ये तो था ए के अकॉर्डिंग रेट, लेकिन ए के कितने मोलिक्यूल हैं, ए के कितने मोलिक्यूल हैं, दो मोलिक्यूल हैं, तो इसलिए इस दो को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, दो रेट ऑफ रिएक्शन ए के अकॉर्डिंग क्या होगा, डबल होगा, है ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई यहाँ ए के मल्टीप्लाई में टू है, तो यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन जो ए के अकॉर्डिंग है इसके मल्टीप्लाई में टू आएगा, और ये मल्टीप्लाई में टू है, तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से काट के डायरेक्ट इसको मैं यहाँ लिख दूं, तो किसी को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, किसी को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। तो इतनी सी बात थी, इजी सी बात थी, वो आपने समझ लिया कि जो यहाँ कोएफिशिएंट दिया होगा, जो यहाँ कोएफिशिएंट दिया होगा वो हमने डिवाइड में लगाना है, टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, वन है तो वन, टू है तो टू। यहाँ आर के मल्टीप्लाई में क्या था, वन था, मतलब कुछ नहीं था तो वन था, एक मोलिक्यूल है आर का, तो यहाँ वन लगा हुआ है। यहाँ पी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब एक मोलिक्यूल है पी का, तो यहाँ एक लगा हुआ है, लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक अगर हम रिएक्शन देखें, एक अगर हम रिएक्शन देखें कि जी H2 3H2 प्लस N2 गोज फॉर क्या, 2NH3। ओके, ये क्या है, बर प्रोसेस है, इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन बता दें। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूं, आपको पता है डेल्टा H2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिवाइड बाई डेल्टा टी, निशान माइनस का आएगा, एंड थ्री से इसको डिवाइड हमें करना है, जो बराबर किसके होगा, डेल्टा N2 के, डिवाइड बाई डेल्टा टी, यहाँ साइन आएगा माइनस का, जो इक्वल में किसके होगा, प्रोडक्ट वाला मैं इससे लिखता हूँ, डेल्टा NH3 जो क्या आएगा ब्रैकेट में आएगा अपॉन डेल्टा टी, यहाँ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और जो होगा प्लस में। इतनी बात अगर आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप बिल्कुल अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। ये तो था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज यहाँ आ जाती है कि रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस इसको लिखते हैं ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस को लिखते हैं ROA। तो मैं लिखता हूँ ROA ऑफ H2, ROA ऑफ H2। अपीयरेंस का मतलब है कि जो हमारे प्रोडक्ट हो रहे हैं वो अपीयर होते हैं, जो हमारे देखें रिएक्टेंट हो रहे हैं ये हमेशा ही क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस हाइड्रोजन को मेरे को मिटाना पड़ेगा, है ना। इसकी जगह मैं क्या लिखूं, सबसे पहले लिखूं NH3, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखें, मैंने कहा ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, हमारे जो हाइड्रोजन है और N2 है, ये धीरे धीरे पहले ज्यादा थे,
फिर धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं। जबकि NH3 तो पहले तो था ही नहीं, खत्म था। बाद में धीरे धीरे ये क्या क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब NH3 ये जो है ये हमेशा ही अपीयर होगा, और जो रिएक्टेंट होंगे ये हमेशा ही डिसअपियर होंगे। तो मैंने लिखा रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी लिखी जाएगी, हमेशा ही प्रोडक्ट की लिखी जाएगी। रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी लिखी जाएगी, प्रोडक्ट की लिखी जाएगी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हम कैसे लिखेंगे, आप देखें, हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कुछ ऐसे लिखेंगे। डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन क्या, डेल्टा में टी। यहाँ निशान हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अपीयर हो रहा है तो वो हमेशा ही उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसीलिए तो उसमें हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। ध्यान क्या रखना है कि जो हम यहाँ पहले टू लगा रहे थे, ये जो टू मल्टीप्लाई में था, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में डिवाइड में कर रहे थे। लेकिन यहाँ ये जो टू है ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में। अपीयरेंस और डिसअपियरेंस हम अभी करेंगे। अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में ये जो कोएफिशिएंट होते हैं 3, 1, 2, इनका कोई मतलब नहीं रहता, इनका कोई मतलब नहीं रहता। तो चलें अगली स्लाइड पे हम डिसअपियरेंस भी करेंगे, अपीयरेंस भी करेंगे, बहुत ही अच्छे से देखें। उससे पहले ये जो न्यूमेरिकल है इसकी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, इसका अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखेंगे, है ना। तो चलें सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आप देखें कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कहाँ तक है, रिएक्टेंट यहाँ तक है और प्रोडक्ट यहाँ तक है, इन सबकी रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं। तो कैसे लिखूंगा मैं, डेल्टा बी आर दिया हुआ है सबसे पहले, तो बी आर नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी आएगा। रिएक्टेंट है इसके लिए यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूं, इसके लिए यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ ही साथ यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, 5। अब आप समझ रहे होंगे कि 5 क्यों आएगा, क्योंकि ये 5 हमें यहाँ सोशियोमेट्री में दिया हुआ है, इसलिए आएगा। अगला रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, देखें, जो किसके इक्वल होगा, डेल्टा BrO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो लगेगा ही लगेगा, जो हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसलिए हमने यहाँ भी नेगेटिव लगाना है। साथ ही साथ डिवाइड में 1 लगा दूं मैं, क्योंकि इसकी सोशियोमेट्री में 1 है। अब 1 लगाऊं या ना लगाऊं बात एक ही है। आगे चलें, आगे चलें, अगेन डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और यहाँ मैं क्या लगा दूं, 6 मल्टीप्लाई में लगा दूं, क्योंकि इसकी सोशियोमेट्री है वो क्या है, 6 है। अगेन मैं पेन चेंज कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ प्रोडक्ट के टर्म में। तो डेल्टा Br2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, यहाँ लगा दूं 3, और यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। सेम टू सेम मैं दोबारा, एक और रह गया हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पानी। तो डेल्टा H2O की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डेल्टा टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी सोशियोमेट्री 3 है, और आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस लिख रहा हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 लिखा हुआ ना। H2O की आप खुद लिखेंगे, मैं Br2 की आपको लिख के बता रहा हूँ। तो क्या होगा, निशान पॉजिटिव आएगा क्योंकि अपीयरेंस है। डेल्टा H2O, सॉरी Br2 की लिख रहे हैं ना, Br2 आएगा यहाँ, Br2 डिवाइड बाई डेल्टा में टी। यहाँ जो 3 इसकी सोशियोमेट्री दी हुई है, ये 3 हमने कभी भी नहीं लगानी है, ये 3 हमने अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में सोशियोमेट्री का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। अब आप H2O की अपीयरेंस खुद लिखेंगे। अब मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयर कौन होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। तो डिसअपीयरेंस किस किस की लिखी जा सकती है, Br नेगेटिव की लिखी जा सकती है, BrO3 नेगेटिव की लिखी जा सकती है, 6H प्लस की लिखी जा सकती है। तो मैं सबसे पहले आप बता दें किसकी लिखाना चाहते हैं आप, हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव।
तो इसकी डिसअपियरेंस की रेट कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले माइनस लगा दूं, क्योंकि ये डिसअपियर होता जा रहा है, क्योंकि ये डिसअपियर होता जा रहा है। इसी के साथ साथ कंसंट्रेशन लगेगी बी आर नेगेटिव की, डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे जो 5 है वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं लगाना। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में इस सोशियोमेट्री का कभी कोई मतलब नहीं होता है। एक और आपके लिए मैं लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आर ओ थ्री नेगेटिव। ठीक है, बी आर ओ थ्री नेगेटिव। तो कैसे लिखूंगा? माइनस आएगा क्योंकि डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट है, कम होगा तो माइनस हमने लगाना ही लगाना है। माइनस तो आएगा डेल्टा बी आर ओ थ्री डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसके आगे वन है तो वो मैंने लगाना नहीं है, क्योंकि एटोमेटिक वन तो आ ही जाता है, मैंने स्पेशल अलग से नहीं लगाना है ना। अलग से जो सोशियोमेट्री है वो तो मैंने लिखनी नहीं है, हमने सोशियोमेट्री तो लिखनी नहीं है। डिवाइड में डेल्टा टी हमेशा ही उतना ही पड़ा रहने देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपीयरेंस और डिसअपियरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, आपके सामने रिएक्शन है, आप इसकी क्या लिखेंगे? रोकेंगे, स्लाइड, रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट N2O5 NO2 और O2 तीनों की टर्म में इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। अब रेट ऑफ अपीयरेंस किस किस की टर्म में लिख सकते हैं? NO2 की टर्म में और O2 की टर्म में। इन दोनों की टर्म में आप इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी लिखेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस किस किस की टर्म में लिख सकते हैं? ओनली ऑन रिएक्टेंट की टर्म में। तो रिएक्टेंट यहाँ N2O5 है, तो N2O5 की टर्म में आप इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही अच्छे से आप एक चीज एक पड़ाव पार कर चुके हैं, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो। अगर आप इस क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन पर है सोल्व कर पा रहे हैं, तो आप केमिकल काइनेटिक्स का एक पड़ाव बहुत ही अच्छे से पार कर चुके हैं। आपको बधाइयां हो, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। अब चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पिछला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है कॉपी पे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है ना। अब देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर तो आपको यही बता दिया कि जी, एक नंबर तो मैंने आपको यही बता दिया कि गैसियस मिक्सचर होगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? लिक्विड की बजाय ज्यादा होगी, और उससे सॉलिड की क्या होगी? हमेशा ही कम होगी। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर ऐसे भागते रहते हैं। अब जितना ज्यादा भागेंगे उतनी ज्यादा तो टक्कर करेंगे, जितनी ज्यादा टक्कर करेंगे उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट बनने की क्या है? प्रोबेबिलिटी है, जो हम कोलिजन थ्योरी में आगे करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही देखें कि जितनी ज्यादा कोलिजन होंगी, जितनी ज्यादा टक्कर होंगी, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और टक्कर कौन ज्यादा करती है? गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा करते हैं। सॉलिड के तो क्या होते हैं? सॉलिड के तो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, यहाँ है तो वो यही है। लिक्विड के थोड़े बहुत हिलते डुलते हैं, लेकिन गैस के तो बिल्कुल ही फ्री होते हैं। तो गैस की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ दूसरा। दूसरा क्या लिख रहा हूं कि होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस होमोजेनस मिक्सचर की रिएक्शन क्या होगी? हेट्रोजीनस से ज्यादा होगी। हेट्रोजीनस से ज्यादा होगी। अब होमोजेनस की हेट्रोजीनस से कैसे ज्यादा होगी? पहले तो होमोजेनस कौन, कि अगर रिएक्टेंट लिक्विड है और जो तीन रिएक्टेंट है, तीनों ही लिक्विड है, तो उसकी रिएक्शन ज्यादा होगी। अगर बजाय किसके, दो लिक्विड हो और एक गैस हो, तीनों एक जैसे हैं, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। मान लीजिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी है, ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? डी बना रहे हैं। दूसरा, ए प्लस बी प्लस सी है, ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? डी बना रहे हैं। अब यहाँ मजे की बात क्या है, ये भी आपको गैस दिया हुआ है, ये भी आपको गैस दिया हुआ है, और ये भी आपको गैस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको गैस दिया हुआ है, ये आपको गैस दिया हुआ है, और ये मान लीजिए आपको सॉलिड दिया हुआ है। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन होगी ना, इसमें तीनों एक जैसे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे गैस गैस गैस, तो ये होमोजेनस हो गया, एक जैसा हो गया। और ये गैस गैस सॉलिड मतलब अलग अलग, तो बोले तो हेटेरोजीनस हो गया। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? नीचे वाली रिएक्शन का रेट होगी, स्पीड होगी, वो क्या होगी? कम होगी। जबकि ऊपर वाले की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे कि होमोजेनस की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है हेटेरोजीनस से। ओके,
तीसरी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरी बात आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे जो मैं लिखना चाहूंगा इस ब्लू पेन से। तीसरी बात मैं लिखूंगा कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इस बात को आप बहुत ही इजीली किससे समझ सकते हैं, इससे कि एक पानी का ग्लास लें, उसमें क्या करें, पानी के ग्लास में एक मिश्री होती है ना, प्रसाद में मिश्री आती है जो, वो डालें और वो घोलें। दूसरी तरफ क्या करें, एक पानी का ग्लास लें, उसमें चीनी का बुरादा होता है ना, पिसी हुई चीनी, वो डालें, वो मिक्स करें, तो आपको पता लगेगा कि पिसी हुई चीनी क्या हो जाती है, जल्दी मिक्स हो जाती है, क्योंकि जो बुरादा होता है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। ओके, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, उतनी ही ज्यादा टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी, एरिया ज्यादा है तो टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब जितनी ज्यादा टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन तो उतना ही ज्यादा रहना है। इसके साथ साथ अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख रहा हूँ। 4 नंबर पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट आएगा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट आएगा। 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे। और 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे कैटालिस्ट का, कैटालिस्ट, है ना, कैटालिस्ट पढ़ेंगे। यहाँ कंसंट्रेशन पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी, वो मैंने बताया कि रेट लॉ देखने को मिलेगा हमें। ओके, टेम्परेचर से हमें एक चीज देखने को मिलेगी, जो क्या होगी, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी, जो हमारे लिए क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और कैटालिस्ट से हमें देखने को मिलेगा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी, ENERGY, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो बाकी तीनों हमने यहाँ लिखे हैं, ये थोड़े से हमारे लिए आगे का चैप्टर कैरी करके चलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन तीनों पे ध्यान देंगे। आज का जो लेक्चर था आपके लिए बेसिक था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो क्वेश्चन था, अगर आप उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली सोल्व करने में सक्षम है, उसको सोल्व कर पा रहे हैं, तो आप ये समझें कि आप केमिकल काइनेटिक्स का एक पड़ाव बिल्कुल इजीली क्लियर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, मोटिवेशन आएगा इससे मुझे, और मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके लिए ला पाऊंगा। इसी के साथ हम नेम रिएक्शन भी जारी रखेंगे, उसको रोका नहीं है, उसको फिर से हम जारी करेंगे पैरेलल में, केमिकल काइनेटिक्स में हम जारी रखेंगे। थैंक यू, लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।